Hello everyone, I am Anurag Pandey from Axis Institute. Today in this video lecture we are going to discuss about animal classification. Classification क्या है? Classification it is a scientific procedure to classify an organism into different group on the basis of their similarities and dissimilarities. यानी किसी भी organism को उसकी similarities और dissimilarities के basis पे कैटेगराइज करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है हमारा क्लासिफिकेशन। और जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया था वो हमारा एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल ने सभी ऑर्गेनिज्म को दो क्लास में कैटेगराइज कर दिया था, पहला था प्लांट और दूसरा था एनिमलिया। और प्लांट को उन्होंने कैटेगराइज कर दिया हर श्रब और ट्रीज में, उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, उनकी हाइट के बेसिस पे हर श्रब और ट्रीज में कैटेगराइज किया। और एनिमल को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ आरबीसी एक कैटेगरी दिया उन्होंने एनीमा, जिसमें आरबीसी एब्सेंट थी, और दूसरी कैटेगरी उन्होंने दिया एनीमा जिसमें आरबीसी प्रेजेंट थी। तो इनके क्लासिफिकेशन के बाद आया कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने जो है वो दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो बेसिस था वो सेल वॉल था, यानी कि ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, लोकोमोशन, प्लांट मोटाइल है या फिर ऑर्गेनिज्म ससाइल है या मोटाइल है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है कि हेटेरोट्रॉपिक है, स्टिमुलस के अगेंस्ट उसका रिस्पांस कैसा है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। तो इन सब बेसिस पे उन्होंने जो है वो एनिमल और प्लांट में सभी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर दिया और टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, और इसीलिए जो है इनको हम फादर ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो हेगल ने दिया था। इन्होंने जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा दिया था, और प्रोटिस्टा में इन्होंने जो है वो सारे के सारे सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा था। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो कोपलैंड ने प्रपोज किया था। कोपलैंड ने जो किंगडम दिया वो था मोनेरा, और मोनेरा में इन्होंने सारे के सारे और प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो उन्होंने मोनेरा में प्लेस किए थे। Five kingdom classification, most accepted classification which was proposed by R.H. Whittaker, जिसको R.H. Whittaker ने प्रपोज किया था। और इस क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था वो था हमारा सेल स्ट्रक्चर, यानी कि सेल यूकैरियोटिक है या फिर प्रोकैरियोटिक है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन सिंगल सेल है या फिर मल्टीपल सेल है, सिंगल सेलर है या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, और किस तरीके से ये अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं, सैप्रोफाइट्स है या फिर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। रिप्रोडक्शन किस तरीके का हो रहा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है, यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किस तरीके का है, इसके बेसिस पे इन्होंने जो है वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम था। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो कार्ल रूज ने दिया। कार्ल रूज ने मोनेरा को जो है वो दो क्लास में जो है वो दो किंगडम में कैटेगराइज कर दिया, यूबैक्टीरिया और आर्चीबैक्टीरिया। इसके बाद जो है वो हमको थ्री डोमेन सिस्टम देखने को मिलता है। थ्री डोमेन सिस्टम जो है वो कार्ल रूज ने दिया था। इस थ्री डोमेन सिस्टम में जो है जो पहला डोमेन था वो था हमारा आर्किया, बैक्टीरिया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया। आर्किया में आर्की बैक्टीरिया रखेंगे, बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया रखेंगे, और यूकैरिया में सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया। थ्री डोमेन सिस्टम जो है वो कार्ल रूज ने दिया था। अब हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की। तो एनिमल किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे जो है वो हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने के साथ साथ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी है जिनमें कि सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। हेटेरो का मतलब होता है अदर, हेटेरो का मतलब क्या होता है अदर, ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है न्यूट्रिशन। तो जो ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है, तो इस तरीके का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये हर्बीवोर्स हो सकते हैं, या हर्बीवोर का मतलब क्या है जो डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। कार्निवोर्स हो सकते हैं जो कि अपना न्यूट्रिशन जो है वो फ्लैश लेते हैं, एनिमल को किल करके उनसे अपना न्यूट्रिशन लेंगे। और दूसरे टाइप के होते हैं जो ओमनिवोर होते हैं, ये क्या करते हैं किसी भी सोर्स से अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं, प्लांट से भी अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं और एनिमल से भी अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। और जो मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एनिमल किंगडम का एक कैरेक्टरिस्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलो का मतलब होता है कंप्लीट और जोइक का मतलब होता है एनिमल। तो जो एनिमल अपना
फूड जो है वो कंप्लीट इंगल्फ कर ले, इंजेस्ट कर ले और उसके बाद उसका जो है वो डाइजेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो और एसिमिलेशन हो। तो इस तरीके का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एनिमल किंगडम में हम जितने भी एनिमल्स की स्टडी करेंगे ऑल आर मल्टीसेलुलर एंड लैक सेल वॉल एंड ऑल आर यूकैरियोटिक। सारे के सारे मल्टीसेलुलर होंगे, सेल वॉल लैक करेंगे और यूकैरियोटिक होंगे। अब बात करते हैं मेटाजोआ की। तो मेटाजोआ में क्या होता है, ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड मेटाजोअन्स। मेटाजोअन्स को जो है वो हम दो सब किंगडम में कैटेगराइज कर देते हैं, दैट इज पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। पैराजोआ में जो है वो हमारा पोरीफेरा आता है और यूमेटाजोआ में जो है वो बाकी के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, एनिमल किंगडम को हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो जो हमारा पहला बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है या फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। एनिमल किंगडम में कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट नहीं है। दूसरा है पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, किस तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके का प्रेजेंट है, बॉडी सिमेट्री जो है वो किस तरीके का हमको जो है वो एनिमल्स में देखने को मिल रही है। जर्म लेयर्स, कितने जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है या फिर 3 जर्म लेयर प्रेजेंट है, नेचर ऑफ सीलोम किस तरीके का है और प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेगमेंटेशन, यानी कि बॉडी में किस तरीके का सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। तो जब बॉडी हमारी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से सेगमेंटेड होती है तो इस तरीके का जो सेगमेंटेशन होता है उसको हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन या फिर ट्रू सेगमेंटेशन। ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है वो एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स और कॉर्डेट्स में जो है वो देखने को मिलता है। फिर अब मैं बात करता हूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो जैसा मैंने अभी बताया कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीसेलुलर है। तो जो पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो है हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारा पोरीफेरेंस में प्रेजेंट होता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ये मतलब है कि यहाँ पे जो बॉडी होती है वो वहाँ पे एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये सेल्स जो है यहाँ पे जो लेबर होता है वो जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता और सारी सेल जो है वो अपना इंडिविजुअल फंक्शन परफॉर्म करती हैं। यहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो सेल जो है वो लूजली एग्रीगेट होती है और जो है टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करती। तो इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किंगडम जो कि फाइलम पोरीफेरा में प्रेजेंट है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, सारी सेल जो है वो एग्रीगेट होती है और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगी और टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरीके का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा में देखने को मिलता है। फिर आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू जो है कई सारे टिश्यू मिलकर के स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और वो स्पेसिफिक फंक्शन जो होता है उसको बोलते हैं ऑर्गन में परफॉर्म होता है। तो इस तरीके का मतलब अगर ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है वो है हमारा प्लेटी हेल्मेंथीज में। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जब कई सारे ऑर्गन मिलते हैं तो एक स्पेसिफिक कई सारे ऑर्गन मिलकर के एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है और इस तरीके का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमको एसके हेल्मेंथीज से कॉर्डेट्स तक में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारा दो तरीके से होता है, पहला है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में बॉडी के पास जो है वो केवल सिंगल ओपनिंग होती है, बॉडी हैविंग सिंगल ओपनिंग विच एक्ट एज बोथ माउथ एंड एनस। यानी कि जब बॉडी में सिंगल ओपनिंग हो और वो माउथ और एनस दोनों के तरीके से काम करे तो उस तरीके का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज में प्रेजेंट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में बॉडी के पास दो ओपनिंग होती है, बॉडी हैविंग टू हैव ओपनिंग, वन एक्ट एज माउथ एंड अनदर एक्ट एज एनस। यानी कि बॉडी के पास दो ओपनिंग होती है, एक माउथ के तरीके से काम करेगा और दूसरा जो है वो एनस के तरीके से काम करेगा। तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमको एसके हेल्मेंथीज से जो है वो कॉर्डेट्स तक देखने को मिलता है।
अब ये जो माउथ और एनस, ये जो बॉडी की ओपनिंग है, इनमें से कौन सी ओपनिंग पहले डेवलप हो रही है, इसके बेसिस पे हमने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। प्रोटोस्टोम, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, स्टोम का मतलब ओपनिंग। तो अगर फर्स्ट ओपनिंग माउथ है तो उस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे प्रोटोस्टोम्स, और ये प्रोटोस्टोम कंडीशन जो है हमको एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में देखने को मिलती है। ड्यूटरोस्टोम, ड्यूटरोस्टोम जो है यहाँ पे जो फर्स्ट ओपनिंग होती है वो है हमारा एनस होता है, और एनस के बाद जो है वो माउथ का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके का जो डाइजेस्टिव सिस्टम को देखने को मिलता है वो एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स में जो है वो देखने को मिलता है, प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम। ठीक है, डैम करके हम याद कर सकते हैं, डी फॉर ड्यूटरोस्टोम, जिसमें एनस का डेवलपमेंट पहले हो रहा है और माउथ का डेवलपमेंट जो है वो बाद में हो रहा है। ड्यूटरोस्टोम को हम कैसे याद कर सकते हैं, डैम, डी ए एम, डी का मतलब ड्यूटरोस्टोम, ए का मतलब एनस, एम का मतलब माउथ। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एनस का डेवलपमेंट पहले हो रहा है, माउथ का डेवलपमेंट बाद में हो रहा है, उनको हम बोलेंगे ड्यूटरोस्टोम। ठीक, अब मैं बात करता हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो तरीके से प्रेजेंट होता है, पहला जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा जो है वो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब होता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल जो है वो कंप्लीटली एब्सेंट होती है और टिश्यू एंड बॉडी ऑर्गन जो है वो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, बॉडी सेल्स और टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन द ब्लड। जब बॉडी सेल्स या टिश्यू डायरेक्टली आपका सेल्स या फिर ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं, तो इस तरीके का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो आर्थ्रोपोड्स, नॉन-सेफेलोपोड मोलस्क, हेमिकॉर्डेट्स और ट्यूनिकेट्स में जो है वो देखने को मिलता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है वो हमारा ब्लड जो है वो एक ब्लड वेसल्स में एक क्लोज सिस्टम में जो है वो फ्लो होता है, और ये क्लोज सिस्टम जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो बनता है, और ये ब्लड वेसल्स में जो है वो आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज जो है वो प्रेजेंट होती है। तो जब हमारा ब्लड जो है वो एक क्लोज नेटवर्क में फ्लो होता है तो उस तरीके का जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और यहाँ पे ब्लड जो है वो डायरेक्टली किसी भी ऑर्गन या फिर सेल के कांटेक्ट में नहीं होता। तो इस तरीके का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एनालिड्स, सेफेलोपोड मोलस्क और कॉर्डेट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अगर मैं डायग्राम के थ्रू अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो डायग्राम के थ्रू अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, ये ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ पे हार्ट से ब्लड जो है वो आता है और आने के बाद जो है वो इंटरस्टिशियल टिश्यू में जो है वो जाता है, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे डायरेक्ट बॉडी ऑर्गन्स जो है वो वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। लेकिन अगर मैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूँ तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो एक क्लोज सिस्टम में जो है वो फ्लो होता है। हार्ट में जो है वो हार्ट तक ब्लड लाने का काम जो है वो वेन्स करती हैं, और हार्ट से ब्लड ले जाने का काम जो है वो आर्टरीज करती हैं, और कैपिलरीज जो है वो आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। ये जो है वो हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देख रहे हैं कि ब्लड जो है वो डायरेक्ट किसी भी बॉडी ऑर्गन्स के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन यहाँ पे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देख रहे हैं कि ब्लड जो है वो डायरेक्ट बॉडी सेल्स और टिश्यू के कांटेक्ट में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है हमारा ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पे ब्लड जो है वो डायरेक्ट बॉडी सेल्स और टिश्यू के कांटेक्ट में होता है। और इस तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम जहाँ पे ब्लड जो है वो एक क्लोज वेसल्स में या फिर एक नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, उनमें फ्लो हो रहा था, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मैं बात करता हूँ बॉडी सिमेट्री के बारे में। तो बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे जो है वो तीन तरीके के एनिमल्स जो है वो देखे जाते हैं। एक है एसिमेट्रिक एनिमल्स, जिनमें अगर बॉडी सिमेट्री का मतलब है कि अगर किसी भी एनिमल को हम किसी बॉडी प्लेन के थ्रू कट करें तो इक्वल हाफ मिल रहा है या नहीं, इस बेसिस पे हम जो है वो एसिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्रिक और बायलैटरल सिमेट्री में एनिमल्स को कैटेगराइज किए हैं। एसिमेट्री का मतलब होता है कि बॉडी प्लेन जो भी सेंट्रल एक्सिस से होकर के पास हो उसमें से आपको दो इक्वल हाफ ना मिले। एसिमेट्री में कोई भी सेंट्रल एक्सिस से पास होने वाला बॉडी प्लेन ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ नहीं दे पाता है। इस तरीके का जो एसिमेट्री होता है उसको हम बोलते हैं इस तरह की जो सिमेट्री होती है उसको हम बोलते हैं एसिमेट्री। और यहाँ पे एसिमेट्री जो है वो हमको पोरीफेरेंस में देखने को मिलती है। पोरीफेरेंस में ऐसा कोई भी सेंट्रल एक्सिस नहीं है जिसके थ्रू कोई भी बॉडी प्लेन जाए और उस ऑर्गेनिज्म को दो हाफ में कट करे। रेडियल सिमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो रेडियल सिमेट्री में कोई भी सेंट्रल एक्सिस, कोई भी बॉडी प्लेन जो कि सेंट्रल एक्सिस से होकर के पास करेगा उस ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। यहाँ पे अगर मैं देखूं यहाँ पे ये सेंट्रल एक्सिस है, इस सेंट्रल एक्सिस से होकर के जितना भी बॉडी प्लेन पास होगा इस ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता जाएगा।
यहाँ से भी जो है वो 2 हाफ होगा, यहाँ से भी 2 हाफ होगा। तो कोई भी बॉडी प्लेन जो कि सेंट्रल एक्सिस से होकर के पास होगा, इस ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा या फिर 2 हाफ में डिवाइड करेगा। तो इस तरीके का जो सिमेट्री होता है उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री जो है वो हमारा सिलेंड्रेट, टीलोफोर और एडल्ट इकाइनोडर्म्स में देखने को मिलता है। बाइलेटरल सिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो बाइलेटरल सिमेट्री में सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी प्लेन ऐसा होता है जो कि सेंट्रल एक्सिस से होकर के पास होगा और 2 हाफ में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री में सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी प्लेन होगा जो सेंट्रल एक्सिस से होकर के पास होगा और ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। और यहाँ पे क्या है, रेडियल सिमेट्री में कोई भी बॉडी प्लेन हो सकता है, कई ढेर सारे बॉडी प्लेन्स होंगे जो कि सेंट्रल एक्सिस से पास होंगे और सेंट्रल एक्सिस से पास होने के साथ जो है वो ऑर्गेनिज्म को 2 हाफ में डिवाइड करेंगे। तो बाइलेटरल सिमेट्री में सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी प्लेन है जो कि सेंट्रल एक्सिस से पास होगी और ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी। बाइलेटरल सिमेट्री में कोई भी बॉडी प्लेन जो है वो अगर सेंट्रल एक्सिस से पास होता है तो वो ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। तो सिमेट्री के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासिफाई किया एसिमेट्री, जो कि फाइलम पोरीफेरा में देखने को मिलेगा, रेडियल सिमेट्री सिलेंड्रेट, टिनोफ्लोरा और एडल्ट इकाइनोडर्म में देखने को मिलता है। बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स जो है वो देखने को मिलता है। लार्वल इकाइनोडर्म की अगर मैं बात करूं तो लार्वल इकाइनोडर्म में जो है वो आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी और एडल्ट इकाइनोडर्म में जो है वो आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। अब अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है हमारा जर्म लेयर। जर्म लेयर जो है वो हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जो है वो अराइज होती है और ये जर्म लेयर जो है वो आगे चल के डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स या टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होती है। तो ये जर्म लेयर जो है वो हमारी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म होती है। अगर 2 जर्म लेयर जो है वो बॉडी में प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक और किसी ऑर्गेनिज्म में तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है तो उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ डायग्राम में हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमको जो है वो इस डायग्राम में 2 जर्म लेयर देखने को मिलती है। एक जर्म लेयर ये है दैट इज एक्टोडर्म बाहर की ओर और अंदर की ओर जो जर्म लेयर है उसको हम बोलते हैं एंडोडर्म। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इस तरीके से हमको एक जर्म लेयर ये दिख रही है, दूसरी जर्म लेयर ये दिख रही है। तो इस तरीके का ऑर्गेनिज्म जहाँ पे 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होगी उनको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और इस तरीके का डायग्राम यहाँ डायग्राम में हम देखेंगे, यहाँ पे हमको 3 जर्म लेयर देखने को मिल रहा है। आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, मिडिल में आपको दिख रहा है मेसोडर्म और इनर मोस्ट लेयर जो है वो हमारा एंडोडर्म देखने को मिल रहा है। जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस बना होता है, जेली लाइक लेयर बनी होती है, उस लेयर को हम बोलते हैं मेसोग्लिया लेयर। लेकिन यहाँ पे मेसोग्लिया लेयर जो है, मेसोग्लिया लेयर की जगह जो है वो हमको मेसोडर्म देखने को मिलता है। तो डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन जो है वो हमारा पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीलोफोरा में देखने को मिलता है। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है वो हमको प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेट्स तक देखने को मिलती है। फिर अगर मैं बॉडी कैविटी या फिर सीलोम की मैं बात करूं तो सीलोम की जब भी बात होगी तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सीलोम का फॉर्मेशन जो है वो हमेशा ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में होगा, यानी कि जहां पे 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होगी। और सीलोम की जब भी बात होगी वो सीलोम जो है वो मेसोडर्म में फॉर्म होगा, यानी कि हमारा सीलोम जो है वो कहाँ नहीं होगा। सीलोम की बात हम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीलोफोरा में नहीं करेंगे। सीलोम की बात जब भी हम करेंगे वो हमारा होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में। तो अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में सीलोम प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम सीलोमेट्स। अगर सीलोम प्रेजेंट है तो उन ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे सीलोमेट और अगर सीलोम एब्सेंट है तो उनको हम बोलेंगे ए सीलोमेट। और ए सीलोमेट ऑर्गेनिज्म है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस। और स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। जिस ऑर्गेनिज्म में फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होती है, फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, उनको हम बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट। और स्यूडोसीलोमेट्स का एग्जांपल है एस्के हेल्मिन्थेस। और यूसीलोमेट्स जो है वो एनिलिडा टू कॉर्डेट्स जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे हमारे यूसीलोमेट्स होते हैं। यूसीलोमेट्स को हम उनकी सीलोम फॉर्मेशन के बेसिस पे साइटोसीलोम और एंडोसीलोम में डिवाइड कर देते हैं। अगर ये सीलोम जो है वो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से फॉर्म हो रहा है तो उसको हम साइटोसीलोम बोलते हैं और एंडोसीलोम यानी कि मेसोडर्म की पाउचिंग से अगर फॉर्म हो रहा है तो उसको हम जो है वो एंडोसीलोम बोलते हैं। तो साइटोसीलोम का एग्जांपल है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। एंडोसीलोम का एग्जांपल है इकाइनोडर्म टू कॉर्डेटा।
इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा जो है वो हमारे एंटेरोसीलोम एग्जाम्पल। तो यहाँ हम डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हैं कि यहाँ जो ये आपका है फर्स्ट डायग्राम, ये है हमारा एसीलोमेट्स का। एसीलोमेट्स में देख रहे हैं कि ये जो मेसोडर्म लेयर है, ये जो मेसोडर्म पिंक कलर की जो लेयर है, यहाँ पे कोई भी जो है वो गैप बॉडी कैविटी देखने को नहीं मिल रही। तो इस तरीके का जो हमारा सीलोम है उसको बोलते हैं हम एसीलोमेट्स, यानी कि सीलोम क्या है यहाँ पे एब्सेंट है। दूसरा देख रहे हैं सीलोम जो है वो हमको देखने को मिल रहा है, मेसोडर्म लेयर जो है वो आपको दिख रही है। मेसोडर्म लेयर के अंदर जो है एक कैविटी देखने को मिल रही है, इस कैविटी को हम बोल रहे हैं सीलोम। लेकिन जब हम ट्रू सीलोम की बात करते हैं तो ट्रू सीलोम में जो हमारा सीलोम होता है, जो कैविटी होती है, वो दोनों साइड मेसोडर्मल लाइनिंग प्रेजेंट होती है, जैसा कि हम यू सीलोमेट्स में देख रहे हैं। तो यू सीलोमेट्स में जो है हमको दोनों साइड जो है वो मेसोडर्मल लाइनिंग देखने को मिलती है, ये भी मेसोडर्म है और ये भी मेसोडर्म है। मेसोडर्म के बीच में जो है वो हमारा सीलोम प्रेजेंट होता है, लेकिन स्यूडोसीलोम जो है वो वहां पे हमको दोनों साइड मेसोडर्मल लाइनिंग जो है वो देखने को नहीं मिलती। तो इस तरीके का जो सीलोम है उसको हम बोलते हैं स्यूडोसीलोम, और जहां सीलोम में दोनों ओर मेसोडर्मल लाइनिंग होती है उस तरीके के सीलोम को बोलते हैं यू सीलोम। तो इस तरीके से हम डायग्राम से क्लियर है कि इस तरीके का जो सीलोम है जहां पे मेसोडर्मल लाइनिंग जो है वो सिंगल साइड है उसको बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट्स, और जहां पे मेसोडर्मल लाइनिंग जो है वो हमको सीलोम के दोनों सरफेस पे देखने को मिलती है उस तरीके के सीलोम को हम बोलते हैं यू सीलोमेट। यू सीलोमेट को हमने साइजोसीलोमेट और एंटेरोसीलोमेट में कैटेगराइज किया है। साइजोसीलोमेट का एग्जांपल है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। एंटेरोसीलोमेट का एग्जांपल है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो अगर मैं एक फ्लो चार्ट के बेसिस पे अगर इसको स्टडी करता हूं तो क्या है, एनिमल किंगडम को सारे के सारे एनिमल किंगडम है हमारा मल्टीसेलुलर है। मल्टीसेलुलर में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारा फाइलम पोरीफेरा में देखने को मिलता है। फिर है टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो टिश्यू सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, दैट इज सिलेंड्रेटा और टिनोफोरा। सिलेंड्रेटा और टिनोफोरा में जो है वो हमको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। रेडियल सिमेट्री के साथ साथ उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं बात करता हूँ बायलैटरल सिमेट्री के। तो बायलैटरल सिमेट्री जो है वो देखने को मिलती है हमको एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट्स और यूसीलोमेट्स में। एसीलोमेट्स का एग्जांपल है ब्रेटिगलमेंथिस, स्यूडोसीलोमेट्स का एग्जांपल है एस्केलमेंथिस और यूसीलोमेट का एग्जांपल। यूसीलोमेट को हमने फर्दर कैटेगराइज किया था किस बेसिस किस तरीके से हमारा सीलोम का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर स्प्लिटिंग हो रहा है तो उसको हम बोल रहे थे साइजोसीलोमेट्स। साइजोसीलोमेट्स के एग्जांपल है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। एंटेरोसीलोमेट्स के एग्जांपल है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एनिमल किंगडम में जो उसका बेसिस था क्लासिफिकेशन का वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक है, सेगमेंटेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके का बॉडी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो सेल्स हैं वो टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सेल एग्रीगेट होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही है। उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्गन सिस्टम जहाँ पे टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहा होगा। फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ा तो ऑर्गन कई ढेर सारे ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हम जो है वो एनिमल किंगडम को जो है वो कैटेगराइज किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो फाइलम पोरीफेरा जो है उसको पढ़ेंगे।